देखो, ये 5 साल से पर्व की तरह आता है। ये जब अपन होली दीपावली जैसे मनाते हैं, जैसे ये 5 साल से पर्व की तरह आता है। मैं कभी ये नहीं देखता कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा क्या स्वार्थ सिद्ध होगा। मैं तो तन से मन से धन से। जय हिंद दोस्तों। उत्तरी भारत एवं मध्य भारत के लोगों के मन में राजनीति के प्रति एक सहज एवं स्वाभाविक इच्छा होती है, और राजनीति का ये जो क्षेत्र वो बड़ी चमक धमक से भरा हुआ, संघर्षशील दिखने वाला और लोगों को आकर्षित करने वाला क्षेत्र वास्तव में कैसा है, और इस क्षेत्र में लोगों को क्या क्या परेशानियां आती हैं, और कोई एक युवा जो अपने आप को राजनीति में एस्टेब्लिश करना चाहता है या किन परेशानियों का सामना करता है, वो सब हम जानने के लिए आज एक ऐसे व्यक्ति के पास आए हैं जो बहुत छोटी उम्र से, मतलब जिस समय बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे होते उस समय से राजनीति में जुड़े और लगभग 32 साल तक एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, और आज वो बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर पूर्व से विधायकी की दावेदारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। तो आज हम सर से जानेंगे कि उनके अब तक के क्या संघर्ष रहे, किस तरीके से उन्होंने आज तक काम किया। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं दिलीप पुरी सर का। नमस्कार साहब। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें समय दिया। तो सर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कौन है दिलीप पुरी। मेरा नाम दिलीप पुरी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पिछले 32 साल से कार्यकर्ता रहा हूँ, और जहाँ जहाँ भी मुझे मौका मिला और पार्टी ने मुझे विश्वास करके जो काम दिया वो मैंने बखूबी निभाया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। सर, जैसा कि हमारा जो मेन पॉइंट है, हम ये जानना चाहते हैं कि अब लगातार 32 साल से एक कार्यकर्ता के रूप में आपने काम किया है, तो शुरुआती जब बचपन का दौर था, जब आप पहली बार कार्यकर्ता के रूप में गए थे, तो वो कैसा समय था और आज का कैसा समय है? देखिए, मैं 1990 से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे उभरने का मौका तब मिला जब हमारे बीकानेर से नंदू महाराज चुनाव लड़े थे 1993 के अंदर। तब मेरी उम्र करीब करीब 20-22 साल थी, और हम बच्चों में एक जुनून था। तो नंदू महाराज जी चुनाव लड़े थे, और हमारे मुख्यमंत्री जी भैरू सिंह जी शेखावत ने उनको टिकट वितरण किया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भैरू सिंह जी की शेखावत से ही राजस्थान पे पनपी थी। और माननीय भैरू सिंह जी के लिए नारा लगा था, नंदू महाराज के लिए नारा लगा था कि भैरू मत वालो आयो नंद लालो। तो हम तो बच्चे थे उस टाइम, वो झंडा लेकर के आगे ही आगे चलते थे बच्चे लोग, बाकी टीमें पीछे चलती थी, हम आगे नारा लगता था भैरू मत वाला आया नंद लाला। तो हम ज़ोर ज़ोर से, वहाँ से हमने वो हमारे जुनून शुरू हुआ। 1993 का चुनाव हमारे नंदू महाराज जी जीते। 1998 का चुनाव भी हमारे भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई बीकानेर पश्चिम से, लेकिन 1999 का जो चुनाव हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो लड़ा, उसमें एमपी का चुनाव हुआ, यहाँ खूब संघर्ष हुआ, और 1999 में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में सरकार बनाई, पहली सरकार। उसके बाद 2003 के अंदर परिवर्तन यात्रा थी। परिवर्तन यात्रा के दौरान माननीय वसुंधरा जी को आगे किया गया, और परिवर्तन राजस्थान में, पूरे राजस्थान में परिवर्तन की लहर चली, और 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया और 120 सीटों से जीत दर्ज करवाई। तो उस टाइम भी हमारा, जो भी हम बच्चे से थोड़े उभर कर बड़े हुए, करीब 30-32 साल की उम्र थी मेरी, तो वहाँ पर भी हमने जो हुआ हमने काम किया। उसके दौरान भी 2006 के अंदर मुझे मौका मिला, हमारे माननीय माणिकचंद जी सुराणा साहब लूणगढ़ से थे, और जयप्रकाश बागड़वा मंडी चेयरमैन का चुनाव लड़े थे। उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले डायरेक्टर का चुनाव होता है, वो पूरा मैनेजमेंट का पूरा जयप्रकाश ने मेरे को दे रखा था, और करीब ये 82 वोट थे डायरेक्टर पद के लिए, उसमें से 57 वोट हम लेके गए। और जयप्रकाश बागड़वा की जीवन काल की वो पहली जीत थी। उन्होंने पहले भी कई चुनाव लड़े थे लेकिन कभी जीता नहीं, वो पहली जीत थी। उसके बाद जैसे ही डायरेक्टर पद का चुनाव जीते, उसके बाद मंडी चेयरमैन का चुनाव था। तो डायरेक्टरों के वोट 11 लोग मिलकर के वोट डालेंगे, जिसके पास 6 वोट होंगे वो चुनाव जीतेगा। तो उसमें बड़ा ही संघर्ष था। संघर्ष में क्या हुआ कि एक तो जयप्रकाश बागड़वा भारतीय जनता पार्टी से जीते, दूसरा एक रामलाल या कुछ नाम का एक व्यक्ति था, मेघवाल था, तो वो जीते। 2 ही व्यक्ति थे, वोट चाहिए थे 6, वोटों की कमी थी।
लेकिन जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके 2 वोट मंडी के मिले, नॉमिनेट होते थे सरकार की तरफ से, 1 वोट कैसे करके व्यवस्था की गई। लेकिन फिर भी इतना हमारा जोड़ तोड़ प्रयास था, गोपनीय स्थान पर भी गए, कहीं इधर उधर नहीं चले जाए, वो भी व्यवस्थाएं मेरे पास थी पूरी की पूरी। और आप मानिए कि 2006 का जो चुनाव था, मंडी चेयरमैन हमने 7 वोट लेकर के, 11 में से 7 वोट लेकर के, और मंडी चेयरमैन जयप्रकाश बागड़वा को बनाया। अगले ही दिन वाइस चेयरमैन का चुनाव था, तो सुनील डागा जी को नाम मैंने प्रपोज किया था उस टाइम, और मैंने प्रपोज करके वो सुनील डागा जी को भी वो चुनाव में आगे किया था। उसके बाद 2008 में विधानसभा के चुनाव थे, तो मेरे अजीज मित्र रहे हैं डॉक्टर विश्वनाथ जी मेघवाल, तो उनका कार्यभार भी मैंने बखूबी, वो मेरे पड़ोसी भी हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैंने बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिया, और उन्होंने मेरे पे पूरा भरोसा भी किया कि आप काम को देखो। और वो भी चुनाव प्योर शुद्ध कांग्रेस की सीट खाजवाड़ा होते हुए भी हमने कुछ वोटों से जीते, लेकिन हम जीते। उसके बाद 2009 का चुनाव रहा, MP साहब का, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी अर्जुन जी मेघवाल आज भी लगातार तीसरी बार हैं, तो उनका भी चुनाव में हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया, क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का 2004 में भी धर्मेंद्र जी ने चुनाव लड़ा था यहाँ से, 2009 में हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी जीते, 2014 में ये रहा, 2013 के अंदर फिर मेरे को क्या मौका, खाजवाड़ा विधानसभा संभालने का मौका मिला, और जो सदर की जो पंचायतें थी बीकानेर की, वो तो पूरा का पूरा जिम्मा मेरे पास था ही था। उसके अलावा भी कहीं जाना आना, पूरी व्यवस्थाएं देखना, जितना भी शाम दाम दंड जो भी कार्यक्रम था, मतलब एक पूर्ण रूप से हमने ये बड़ा आनंद आता था। संघर्ष तो देखो हर काम में होता ही होता है, लेकिन बड़ा आनंद आता था, हमने काम ये पूर्ण रूप से किया। 2014 में फिर माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में चुनाव लड़ा गया था, तो यहाँ से हमारे केंद्रीय मंत्री जी अर्जुन जी ने भी चुनाव लड़ा, और 3,08,000 वोटों से बड़ी भरसक मतलब भारी मतों से चुनाव जीते। फिर 2019 में भी अर्जुन जी के साथ हमने भागीदारी निभाई, और जहाँ जहाँ पर भी पार्टी ने हमें मौका दिया हमने काम किया। और देखिए, पार्टी ने भी हमारे को बहुत कुछ दिया। 2004 के अंदर रानी बाजार मंडल में मेरा जो, मैं जिस वार्ड में बैठा हूँ, ये 8 नंबर वार्ड हुआ करता था। उस टाइम वार्ड अध्यक्ष मुझे बनाया गया था सहकारिता प्रकोष्ठ का। 2004 का मैं पहला पदाधिकारी हूँ, यानी आज से 19 साल पहले मैं पदाधिकारी हूँ। उससे पहले मैं सक्रिय कार्यकर्ता रहा, जो समय समय पर मैंने काम किया। 4 के बाद मैं मंडल में सदस्य रहा, मंडल उपाध्यक्ष रहा, फिर जिले कार्यकारिणी का सदस्य रहा मैं, और जिला कार्यकारिणी में जिला मंत्री भी रहा। 2014 में जिला मंत्री भी मैं रहा। तो मैंने संगठन में भी जहाँ जहाँ पर भी मेरे को काम दिया गया, मैंने बखूबी काम निभाया। और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ भी मेरे को प्रभारी बना करके भेजा था, जैसे डूंगरगढ़ भी प्रभारी बना के भेजा था, एक बार खाजवाड़ा प्रभारी बना करके भेजा था, जहाँ पर भी मेरे को काम दिया गया, मैंने मेरे तरफ से जितना भी मैक्सिमम दबा के काम हुआ, मैं क्या कि जब भी काम करता हूँ बड़ी लगन के साथ काम करता हूँ। मैं ये नहीं कि फॉर्मेलिटी के रूप में, मैं जो भी काम करता हूँ, काम जिस काम से लग जाता हूँ, दिल जान से जी तोड़ मेहनत करके उस काम को पूर्ण करने का प्रयास करता हूँ। मेरा लक्ष्य रहता है कि यहाँ अपने को जीत हासिल करनी है, और वहाँ परमात्मा मेरे साथ रहता है। मेरे सारे कार्यकर्ता, मेरे भाई बंधु, मेरे जितने भी नज़दीकी प्रेमी जितने लोग रहते हैं मेरे साथ, और उनको पता है कि ये आदमी लग गया तो कुछ न कुछ करके दिखाएगा। उनको आज भी हर चीज़ पे विश्वास रहता है। अच्छा सर, आप एक चीज़ बताइए, आपने बड़ा लंबा समय प्रॉपर राजनीति में दिया है, तो जब आप पहली बार जब राजनीति में जा रहे थे, तो क्या आपको विजन क्लियर था कि मुझे राजनीति में जाना, या कुछ और भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे तो ये क्या कि समय समय पर शौक जगता है। देखो, ये 5 साल से पर्व की तरह आता है। ये जब अपन होली दीपावली जैसे मनाते हैं, जैसे ये 5 साल से पर्व की तरह आता है। मैं कभी ये नहीं देखता कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा क्या स्वार्थ सिद्ध होगा। मैं तो तन से मन से धन से उसके लिए समर्पित हो जाता हूं। ये मेरी खूबी रही है, और मार्केट इस चीज के लिए गवाह है कि दिलीपुरी जब लगता है
तो तन मन से धन से लगता है। ये नहीं कि भाई मैं तन मन से आपके लिए काम करूं, तन मन और धन से लगता हूं और जी जान से उस काम को सफल बनाने का प्रयास करता हूं और सफल होता है। परमात्मा मुझे आशीर्वाद देता है। अच्छा सर, एक चीज बताइए हमें, ये तो बात सही है कि जो व्यक्ति बचपन से जिस पार्टी से जिस विचारधारा से जुड़ा होता है वो जीवन भर फिर उसी से जुड़ा रहता है। लेकिन जिस समय आप आए थे उस समय बीजेपी का राजस्थान में बहुत कम था, मतलब लोगों के बीच में, और राजस्थान में सरकार भी नहीं थी। तो क्या एक ऐसी चीज थी जिसने आपको बीजेपी से जुड़ने के लिए प्रेरित किया? क्योंकि विकल्प तो आपके पास और भी होंगे उस समय। देखिए, उस टाइम कांग्रेस का बोलबाला था। कांग्रेस पूरे देश पे एक छत्र राज करती थी, लेकिन पता नहीं जनसंघ ऐसा था, पहले जनसंघ था, जनसंघ था, दो बैलों की जोड़ी, कुछ ऐसा निशान था इनका। हम बच्चे थे, पढ़ते थे, तो उस टाइम हम ज्यादा राजनीति के बारे में जानते नहीं थे। लेकिन क्या होता था कि जब प्रचार प्रसार वाली जो गाड़ी आती है तो बच्चे थे तो वो बिल्ले देते थे यहाँ लगाने के लिए। बिल्ले देते थे, बिल्ले लगाते थे। उसके पास वो झंडियां देते थे, तो हमारे पास झंडी होती थी। हम क्या है कि कोई लकड़ी के अंदर डाल करके घर के ऊपर लगाते थे, तो पड़ोसी होता था वो बड़ा लकड़ा लग करके ऊपर लगा देता था। तो हम हमारे को आके ये कहता था कि भाई आपका झंडा हमारे झंडे से नीचा है, तो फिर हम उस लकड़ी को बड़ा करके फिर ऊपर लगाते थे। अगले दिन फिर वो बड़ा कर देता था। ये कंपटीशन चलता था। उसके दौरान क्या होता था कि हवाएं चलती थी, कोई सपोर्ट होता नहीं था, एकल लकड़े नहीं थे, बच्चे थे, बच्चों का वो था, तो वो हवा आती थी तो वो गिर जाता था। फिर उसको देखते रहो और अपना झंडा तो नहीं गिर गया, फिर उस झंडे को ऊपर करते थे। तो ऐसा एक माहौल चलता था। और फिर जब रिजल्ट आता, वोटिंग होती, रिजल्ट आता तो रिजल्ट तो कोई पर्याप्त, आपको पता है कि उस टाइम था नहीं, कांग्रेस को जीतना होता था। फिर वो बच्चे हमारे को चिढ़ाते थे कि आप हार गए, आप हार गए, आप हार गए। उस दिन से वो एक जुनून था कि एक दिन जीत के बताना है, एक दिन जीत के बताना है। वो दिन आया हमारा भी, और आज हम लगातार हर जो सोचते हैं वो जीते। बचपन में हार से हमने सीखा, हर कदम कदम पे सीखा, और आज आकर के हर कदम कदम पे जीत रहे हैं। और हमारा लगन मेहनत जीत रही है, हमारा प्यार प्रेम और भाईचारा जो हमारा है वो जीत रहा है। बिल्कुल, ये बात तो सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज लगभग पूरे देश में राज कर रही है जी। और आपके बचपन की संघर्ष और आप जैसे समर्पित कार्यकर्ता अगर जिस पार्टी के पास होंगे तो वो हमेशा आगे बढ़ेगी। अच्छा सर, राजनीति का जो क्षेत्र है, मैं बचपन का इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम भी छात्र नेताओं के बीच में रहते हैं। तो आज के समय में राजनीति में लोगों को अपने आप को स्टैब्लिश करने में बड़ी परेशानियां हैं, लेकिन आप आज एक अच्छे पद पे हैं और अच्छा नाम है आपका राजनीति के क्षेत्र में। तो क्या आपके जीवन में कभी उतार चढ़ाव नहीं है, खींचातानी? राजनीति में होता है, लोग जो आगे बढ़ता है तो उसका पैर पकड़ के खींचते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक में होता है, लेकिन एक मैं ये मान के चलता हूँ, यदि आपका पैर तभी लोग खींचेंगे तब आपने किसी का खींचा हो। बिल्कुल सही बात है ये तो। मैंने मेरे जीवन काल में कभी किसी का पैर पकड़ के नहीं खींचा। तो वो अपना अपना प्रयास है, जिसका जो स्वभाव होता है वो करता है। मेरा अगर सख्त और नर्म रहने का है तो है, किसी का खींचने का तो खींचने का काम करेगा। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे से इस जीवन के अंदर किसी भाई के प्रति अगर पुश करने का, उसको बढ़ाने का मौका मिलता है तो इससे बढ़िया सौभाग्य मेरे लिए जीवन में नहीं होगा। मैं कभी नहीं चाहता मैं किसी के आगे आके खड़ा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं किसी को कितना बढ़ा सकता हूँ, मेरा प्रयास ये रहता है। ये बिल्कुल आप सही बात है। ये जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना सरल है और जितना स्वभाव का अच्छा है, वो अगर समय आए तो फिर कठोर भी बहुत अच्छा बन सकता है, मतलब कठोर भी बहुत बन जाता है। जी जी। अच्छा सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आपका राजनीति में कोई गुरु है जिसको आप अपना गुरु मानते हो, जिसके मार्गदर्शन पे आप अब तक आगे बढ़े हैं? देखिए, मैं सभी नेताओं से घुला मिला हूँ। उसके बाद माननीय माणिकचंद जी सुराणा साहब से रहा है। ये दोनों ही अपनी जगह के अलग अलग कद्दावर नेता रहे हैं और इनकी जो रीति और नीति रही है बहुत ही मजबूत रही है। लोग वैसे मुझे भाटी साहब का चेला भी मानते हैं, लेकिन माणिकचंद जी सुराणा साहब बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। वो भी कभी उन्होंने हार तो मानी नहीं। चुनाव हारना एक अलग बात थी, लेकिन जीवन काल में उन्होंने जीवन में हार नहीं मानी। जैसे चुनाव हार गए तो अगले ही दिन उन्होंने कहा कि भाई अपने को वोटों का अंतर देखो कितना है, पिछली बार अपने को कितने वोट मिले थे, अब कितने वोट मिले हैं। तो वोट तो अपने को बढ़ के मिले, जनता तो अपने को चाह रही है,
अगले ही दिन गाड़ी में सवार होते थे, हो जाते थे और पूरे दमखम के साथ पूरे क्षेत्र के अंदर लग जाते थे। तो हमारे तो गुरु वैसे नेता रहे हैं, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। कृष्णाराम जी भी आज एक बार मार्ग भटक गए थे और भारतीय जनता पार्टी से विरोध में चुनाव लड़े, जो पिछले कुछ ही दिनों में वापस भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन की है। तो मैं उनको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कि वापस हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के रूप में वो आए हैं, और निश्चित भारतीय जनता पार्टी बीकानेर जिले के अंदर नेताओं के जुड़ने से मजबूत होगी और आगे बढ़ेगी। अच्छा, अब तक तो आपने लोगों का सहयोग किया है चुनाव लड़ने में, आपने लोगों को लड़ाया है, लेकिन अभी आप खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ऐसा क्या है जो आपको प्रेरित कर रहा है खुद चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, मैंने आज तक क्या है कि लोगों के लिए काम किया। मेरे को काम करते करते पिछले 32 साल हो गए। बिल्कुल। मेरी उम्र भी अब करीब 52 साल के आसपास आ गई। मेरे देखो वाइट आ गए सारे। अब यही ही एक चुनाव है, 52 से 57 का, जो मेरी उम्र का रहेगा। फिर मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, तो मैंने ये सोचा कि भाई क्यों न एक बार मेरे को भी मौका मिले, और पार्टी से मांगेंगे तब मौका मिलेगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं लाइन में खड़ा हूँ। मैं बीकानेर पूर्व से टिकट मांग रहा हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता मैं किसी की कटा करके टिकट लाने का प्रयास करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ भाई मैं एक कार्यकर्ता हूँ। यदि आप मेरी तरफ देखते हैं, शीर्ष आलाकमान अगर मेरे सामने देखते हैं और ये देखते हैं कि भाई ये कार्यकर्ता ठीक है और इनको भी मौका मिलना चाहिए, मेरे साथी और भी लोग हैं, महावीर जी नाका साहब है, सुरेंद्र जी शेखावत साहब हैं, मैं भी मांग रहा हूँ, मोहन जी सुराना साहब भी मांग रहे हैं, और बाकी इस लाइन में और भी बहुत लोग हैं। बाईसा तो सिटिंग एमएलए है, 3 बार जीती हुई है। तो देखो, मांगना कोई पाप नहीं है। मैं तो हाथ जोड़ के पार्टी के सामने निवेदन ही करता हूँ कि अगर आप मुझे मौका दें तो पार्टी के लिए मैं एक अच्छा साबित होऊंगा, आपके पार्टी के लिए अच्छा काम करूँगा। और पार्टी का नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं नाम कम नहीं होने दूंगा, और भी 21 करने का प्रयास करूंगा। मौका पार्टी देती है, विश्वास करती है मेरे पे, तो मैं अच्छा चुनाव लड़के दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे अनुभव है चुनाव कैसे लड़ा जाता है, क्या है। और फिर भी अगर पार्टी किसी पे विश्वास करती है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के फूल जिस किसी को निशान देगी उसके साथ तन मन से चुनाव लड़ेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथी बार बीकानेर पूर्व में हम कमल का निशान को जिताएंगे। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसे अभी हम बीकानेर पूर्व पे आते हैं, तो यहाँ पर जो सिटिंग एमएलए हैं, जैसे अभी आपने बताया था भाई सर, तो वो 3 बार से लगातार की विधायक हैं, तो पार्टी क्यों एक सिटिंग एमएलए को छोड़ करके किसी और को टिकट देना चाहेगी? नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि भाई हम किसी की टिकट कटवा के लाने का प्रयास नहीं कर रहे। कई बार क्या है कि पार्टी की पॉलिसी बनती है कि भाई लगातार जीत रहे हैं, सक्रिय कितने हैं, सक्रिय है या नहीं है, वो भी विषय आता है। लगातार अगर किसी को टिकट दे रहे हैं तो कितना सक्रिय हो, वो उनका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विरोध शुरू हो जाता है। अब ये मानिए गुजरात का चुनाव था, तो गुजरात के चुनाव में बड़े बड़ों के टिकट काट दिए, भाई सिटिंग सीएम थे उनके भी टिकट काट दिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये सबको मौका देती है, ये इसमें वंशवाद नहीं चलता, ना ही इनमें समाज प्रथा चलती है। ये तो कहीं से किसी भी कार्यकर्ता को उठा करके ऊपर शीर्ष नेतृत्व बिठा देता है। जैसे खट्टर साहब थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं हमने नाम ही नहीं सुना था। मैंने नहीं, बल्कि बहुत लोगों ने नहीं सुना था, और भारतीय जनता पार्टी उनको उठा करके ला करके सीएम बना दिया, और एक ऐसे बेल्ट में सीएम बना दिया आप कल्पना नहीं कर सकते। और उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था दी और दोबारा सरकार भी बनाई। अब जैसे बीकानेर से मानो आप, बीकानेर से बहुत से ऐसे नेता हैं जिनका लोगों ने नाम ही नहीं सुना था। भी आप ये कह रहे हो, आप मेरे पास इंटरव्यू लेने के लिए आए हो, तो मार्केट में कहीं न कहीं हमारा नाम था, तब आप आए। लेकिन पिछले चुनाव में ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया जिनका कहीं नाम ही नहीं था, लोग जानते भी नहीं थे। टिकट मिलने के बाद ये हुआ कि यार ये कौन है, टिकट मिलने के बाद ये हुआ कि ये कौन है। और जब तक उनके समझ में आई तब तक चुनाव हो गया, और कुछ अपना आप जीत गए, कुछ हार गए।
तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी वंशवाद पे नहीं चलने वाली है। ये कहीं से किसी भी कार्यकर्ता को उठा के टिकट दे सकती है। तो इस लाइन में हम खड़े हैं। पार्टी टिकट देखो, टिकट तो 200 टिकट है, 200 की 200 टिकट इनको बांटनी है। ना तो एक टिकट घर रखेंगे, ना ये एक्स्ट्रा देंगे। तो मांगने वाला का काम है, मांगेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि जिस किसी को राजस्थान में, जिस किसी को भारतीय जनता पार्टी अपना सिंबल दे, पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं को मैं ये कहना चाहूंगा कि तन मन से उसके साथ लगे। मैं आपको इस विश्वास के साथ कहता हूं कि जी जान से मैं जिस किसी को आप सिंबल देंगे उसके साथ लगूंगा। मांगना तो कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, आप मांग तो आप भी रहे हैं, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आपके चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां, क्या रणनीति है कि आप किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? और पार्टी अगर आपके ऊपर भरोसा करती है तो आप किस तरीके से यहाँ से बीकानेर पूर्व से जिता करके ले जाएंगे? देखिए, पार्टी मुझे टिकट देती है तब मेरी क्या तैयारी है? नहीं, मैं आपके इस सवाल को करेक्शन करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी बीकानेर पूर्व से हमारे किसी भी प्रतिनिधि को अगर टिकट देती है, उसके लिए मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। मेरे लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी बीकानेर पूर्व से किसी भी कैंडिडेट को टिकट देती है, अपना प्रतिनिधि बनाती है, उसके लिए भी मैंने पूर्ण तैयारी कर रखी है। बूथ वाइज सिस्टम बना रखे हमने, ब्लॉक वाइज सिस्टम बना रखे हमने, मंडल वाइज सिस्टम बना रखे हमने पूरी पैकिंग कर रखी है कि कब चुनाव का डंका बजे। और ये स्थिति है कि हमारे वोट पोलिंग कितने हो और बूथ तक कितने जाए, सबको एकदम विधिवत रूप से हमने प्रोग्राम बना रखा है। मैं मेरे लिए नहीं, मैं पार्टी के लिए काम करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। खुद के लिए तो दुनिया करती आई है, अपने लिए तो दुनिया करती आई है। मैं तो ये करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस किसी पे भी विश्वास करेगी, उसको सिंबल देगी, उसके लिए जी जान से लगेंगे। और उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। मेरे लिए नहीं, मेरे साथी बंधु जो भी टिकट मांग रहे हैं, उनको टिकट देते हैं तो मैं जी जान से लगूंगा। मुझे टिकट देती है, यही आशा मैं उनसे करूंगा कि वो भी जी जान से पार्टी के लिए काम करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि भाई मैं मेरे लिए क्या कर रहा हूं, हम पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं। हमारी जो शक्ति है, ताकत है, वो हमारी पार्टी है और हम पार्टी के लिए काम करते हैं। तो आपने बूथ वाइज, ब्लॉक वाइज सारा रणनीति बना पूरा तैयार कर रखा है। तो कुछ ऐसी जगह है जहां कांग्रेस बहुत मजबूत है और कुछ ऐसी जगह है जहां बीजेपी बहुत मजबूत है। तो जहां कांग्रेस मजबूत है वहां से आप वोट लेके आ सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? हमने पूर्ण, देखो, पहले हमारे 195 बूथ थे, अभी हमारे 197 बूथ है। हमने पूरी लिस्टिंग कर रखी है किस बूथ में हम 10 वोट आगे हैं, किस बूथ में 20 वोट आगे हैं, किस में 100 आगे हैं, किस में 150 आगे हैं, किस में 200 आगे। वो हमने पूरी किस्म अलग कर रखी है। और किस बूथ में हम पीछे हैं, किस बूथ में 10 पीछे है, किस में 20 पीछे है, किस में 50 पीछे है, कौन से बूथ में हमारे को कितनी ताकत लगानी है, वो बूथ हमने सिलेक्ट कर रखे हैं। उस बूथ पे हम उस लेवल के लोगों को काम पे लगा रखा है। उस बूथ पे हमने जिस 10 से लेकर के वो 100, 150, 200 वोट हमारे को जो जहां ज्यादा मिलते हैं, उसमें भी हम प्रयास ये कर रहे हैं कि क्या हमें इस बूथ के अंदर 10 वोट ज्यादा मिले हैं, तो 10 से ज्यादा हम 20 की तादाद में कैसे परिवर्तन करें। 10 की जगह हम 20 ज्यादा कैसे डलवाएं, 50 की जगह हम 100 कैसे ज्यादा डलवाएं, 100 की जगह 150 कैसे ज्यादा डलवाएं। ये तो हमारा रहा कि हम ज्यादा जो लीड लेके जा रहे हैं, उस बूथ के अंदर हमारी प्रक्रिया रहेगी। और जिस बूथ के अंदर हम पिछड़ रहे हैं, उस बूथ में हम कम से कम कैसे पिछड़े। अगर हम किसी बूथ से 100 वोट में पिछड़ रहे हैं, तो उससे 90 कैसे कम कैसे किया जाए, उससे 80 कैसे कम किया जाए, उससे 50 कैसे किया जाए। भी 100 से नहीं पिछड़ करके हम 50 पे, देखो पूरा तो वहां जैसे बाहुल्य है कई जगह पे, कांग्रेस का बाहुल्य भी है, तो पूरा तो हम कह नहीं सकते कि हम पूरा का पूरा वोट ले जाएंगे। उसको कम कैसे कर सकते हैं हम। अगर हमने उनके 10 वोट भी तोड़ लिए, अगर हमने उनके 10 वोट भी अगर तोड़ दिए, तो हमारे तो 20 वोटों जितना काम करेगा। ये हमारी रणनीति में है, चल रहा है, रात दिन वर्क हो रहा है हमारा। सुबह से शाम तक पूरी टीम बैठी है और हर एक बूथ का काम कर रही है। वैसे भी हमारी भारतीय जनता पार्टी अपना अलग अलग पन्ना प्रमुख तक, ऊपर से लेकर के जिलाध्यक्ष से लेकर के पन्ना प्रमुख तक बना रखा है, वो भी अपने लेवल पे काम कर रहा है। लेकिन पार्टी के साथ साथ मैंने एक पूरी विंग तैयार कर रखी है और शानदार चुनाव, क्योंकि देखो मेरा ये कोई पहला चुनाव नहीं है। अब तो मैंने पहले चुनाव में सहयोग किया था
और फिर मैंने 2006 में, 2008 में, 2013 के अंदर तो पूर्ण रूप से ये माना कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मैंने चुनाव लड़े या लड़वाए। तो मुझे चुनाव के बारे में तो ये ज्यादा सोचने की करने की बात ही नहीं है कि भी मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा या कैसे लड़वाऊंगा। मेरा तो जुनून है। मैं तो कहता हूँ ना 5 साल से या 3 साल से जो पर्व आता है, 3 साल से तो ऐसे कहता हूँ कि भी अभी जैसे चुनाव आ गया 2023 में, 2024 में फिर हमारा चुनाव MP का आ जाएगा, फिर आगे हमारे नगर पालिका नगर निगम के चुनाव आ जाएंगे, और फिर देहात में भी लोग हमें कई बार ले जाते हैं, जैसे कोई डायरेक्टर का चुनाव लड़ता है, कोई पंचायत समिति का चुनाव लड़ता है। तो जहाँ जो जितना नज़दीकी होता है वो प्रेशर करता है कि आओ हमारी मदद करो और आगे हमें चुनाव लड़वाओ। तो वो भी हम भी पार्टी के कार्यकर्ता के कहने से ही जाते हैं, पार्टी का आदेश हो जाता है फिर भी जाते हैं। हम तो पार्टी के लिए लगते हैं साहब। अच्छा, हम अभी जब आ रहे थे बीकानेर से होकर निकल के तो बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए थे, उसमें आपके मुख्यतः हमें ज़्यादा पोस्टर दिखे, तो हमने लोगों से थोड़ा बातचीत करी तो लोग बताए कि पोस्टर में बहुत रहते हैं सर। मतलब पोस्टर्स तो आपके हर समय लगे रहते हैं, तो इतना पोस्टर क्यों लगवाते हैं आप? देखिए, मेरा ये पोस्टर कोई अभी लगे हैं ऐसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा एक बता देता हूं कि जब 2004 में मुझे वार्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, 2004 में वार्ड अध्यक्ष बनाया गया था मेरे को, उस टाइम भी मेरा अखबार में विज्ञापन गया था। मेरा आज का ये नहीं है कि भी आज मेरे पोस्टर लग रहे हैं, उस टाइम भी मेरा अखबार में विज्ञापन गया था। और लगातार क्या है कि हमने सामाजिक संगठनों में काम किया है, तो हमारे एक एक पेज के भास्कर में और उनमें मतलब ऐड लगे हुए हैं। आज मेरे पास रिकॉर्ड के रूप में मेरे पास सारी चीजें पड़ी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, 8 में विश्वनाथ जी का चुनाव हुआ तो हमारी आधे पेज की पूरी ऐड गई है, पोस्टर भी खूब लगे हैं। लेकिन हो सकता है ये बात आप 15 साल पुरानी या 20 साल पुरानी चल रही है, लगातार चल रही है, तो लोगों को ये होता है कि यार आज 20 साल पहले जो बच्चा था, उस बच्चे की उम्र थी 5 साल, आज होगी उसकी 25 साल। आप 25 साल का युवा तो ये कहेगा ना कि ये तो पोस्ट में दिख रहे हैं। ऐसा नहीं होता, लगातार हमने काम किया है। वो तो हमारे पास रिकॉर्ड है साहब, पार्टी के जो लेटर हैं, लेटरों के डेटें पड़ी है, लेटर पड़े हैं, तो उसको तो कोई आप जुटला सकते, ना मैं जुटला सकता, ना कोई और जुटला सकता। तो पोस्टरों में दिखना भी एक प्रचार है। जब हम टिकट मांग रहे हैं तो अब हमारा कुछ ज्यादा पोस्टर लगे हुए हैं कि प्रचार प्रसार आपको करना पड़ेगा, लोगों के बीच में दिखना पड़ेगा। भी आज आप ये मानिए, आप बीकानेर में आए हो और पहली बार आए हो, तो बीकानेर में आए हो और पहली बार आए हो, मेरे पोस्टर लगे हुए, तो आपने कहीं चार जगह चर्चाएं की होगी भाई कि ये व्यक्ति कौन है। अगर मैं घर बैठा रहता तो आपको जब मैं जानकारी में नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई ये दिख रहा है, तो इसका मतलब कहीं कि हमारी प्रचार करने की जो ताकत है, प्रचार करने की जो सिस्टम है वो सही है, सटीक है, हमारा सटीक सिद्ध हो रहा है। तो पोस्ट लगाना कोई बुरी बात तो है नहीं, पोस्ट लगाना चाहिए। और जब चुनाव लड़ रहे हैं तो शाम दाम दंड भेद से जितना भी प्रचार प्रसार किया जा सकता है वो करना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए। कोई ये कहता है ना कि भी आज जैसे बीकानेरपुर में 2,43,000 वोट है। अच्छा सर, ये तो आपका अब तक का राजनीतिक परिचय रहा, किन किन मुद्दों को आप लेकर के चल रहे हैं, लेकिन आपका एक व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा, व्यक्तिगत जीवन के कैसे संघर्ष रहे, उसके बारे में सर बताइए आप। देखिए, मेरा एक परिवार शुरू से बीकानेर रहता था और मूलतः मेरा जो जन्म स्थान है यहाँ से 70 किलोमीटर दूर श्री डूंगरगढ़ में हुआ था। मेरा जन्म 1971 में हुआ था। लड़ाई के दौरान बड़ी अफरा तफरी थी और 1971 की भारत पाकिस्तान की जो युद्ध हुआ था, पाकिस्तान ने अचानक से हमला कर दिया था। उस दौरान मेरे पिताजी और मेरा परिवार श्री डूंगरगढ़ से, हमारा बहुत पुराना पैतृक गांव हुआ करता था उदरासर, 1971 में वहाँ चले गए। 1971 से लेकर के 1985 तक का जो जीवन था वो मेरा गांव में व्यतीत हुआ। मेरा परिवार बड़ा गरीब परिवार से था। मेरे पिताजी ने भी बहुत से संघर्ष किए। गांव की सरकारी स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई। पढ़ाई जब मैं तीसरी क्लास में आया तब मिडिल स्कूल की स्थिति ये थी कि हमारे 7-8 अध्यापक थे। 7-8 अध्यापकों में से सबके ट्रांसफर हो गए, एक अध्यापक बचे, मात्र एक। सबके ट्रांसफर हो गए। और मैं एक्चुअली पढ़ाई में थोड़ा ठीक ठाक था,
तो मैं जब चौथी क्लास में आया, मास्टरों के सारे ट्रांसफ़र हो गए थे, तो छोटी जो क्लासें थी, पहली, दूसरी, तीसरी, तो इन क्लासों को क्या हम पढ़ाया करते थे। अच्छा, पढ़ते समय तो क्लासों को पढ़ाया करते थे, कोई चारा ही नहीं था, बच्चे ज़्यादा थे, टीचर अकेला था, तो वो सिलेक्शन करते थे कि बेटा आज तू इस क्लास में जा, पहली क्लास में जा, उसको ये पढ़ा के आ। तो हम जाते थे और उनको पढ़ाते थे। पहले क्या है कि एक्चुअली पढ़े बोलते थे, कुछ और चीज़ें थी, किताब पढ़वा लेते थे, ऐसा कुछ चलता रहता था। और ABCD जो शुरू हुई थी हमारी 6 क्लास से शुरू हुई। तो गांव के अंदर अब तो ट्यूशनें वगैरह बहुत कुछ है, पहले ऐसा कोई साधन हुआ करता नहीं था। टीचर लोग थे, वो भी देखो हमारी तीसरी चौथी क्लास से निकले हुए, जब मैं 7वीं क्लास के लास्ट टाइम में था, तब वहाँ 3 टीचरों का ट्रांसफ़र हुआ। तब तक कभी 1, 2, 3 हुआ करते थे। कोई आता था, वो वापस डेपुटेशन पे कहीं चला जाता था, वापस वो एक का एक रह जाता था। बड़ा मतलब हमारा जो पढ़ाई का जो शेड्यूल था, मेरा जीवन काल का सबसे, वैसे ही गरीब परिवार से थे, तो गांव से निकल के बाहर जाना भी हमारे लिए संभव नहीं था। मैं पढ़ाई करने के बाद 1985 के अंदर मैंने गांव छोड़ दिया, और कुछ दिन बाद मैं बीकानेर आ गया, और बीकानेर आकर के नथुसर गेट पे MM स्कूल था, वहाँ मैंने एडमिशन लिया। तो मैंने किसी फर्म को ज्वाइन किया, और मैंने काम करते करते उस फर्म का काम जो था, जो यहाँ पर भी था और पंजाब में भी था, तो 1988, 89, 90 के अंदर पंजाब के अंदर उग्रवाद बहुत था, बिल्कुल बहुत तांडव था वहाँ, सरेआम आदमी कत्लेआम कर देते थे, वहाँ कोई जाता नहीं था। तो बीकानेर का अपना एक फेमस आइटम था, रेगुलेटर बनता था बीकानेर के अंदर, उसकी सप्लाई थी, वो देने के लिए या पेमेंट के लिए हम आया जाया करते थे। तो एक दिन की मैं आपको घटना बताऊँ, हम बीकानेर से गए हुए थे, मैं डब्बाड़ी से आगे मोगा की तरफ जा रहा था कोई बस के अंदर, करीब 3, साढ़े 3 बजे का समय था, और अचानक उस बस पे उग्रवादियों ने गाड़ियां आगे पीछे करके अंधाधुंध फायरिंग कर दी, अंधाधुंध। अब उस गाड़ी के अंदर ही थे? मैं उस गाड़ी के अंदर था। जैसी फायरिंग हुई, हम तो सीटों के बीच में ऐसे करके बैठ गए। हमने सोचा भगवान आज तो अपन गए काम से। वहाँ कितनी कैजुअलिटी हुई, लगभग 20 लोग उस टाइम उसी बस में ख़त्म हो गए थे। कुछ लोग घायल हो गए थे, खून ही खून हो गया था, बुरा हाल था, मतलब दहल गए थे, हिल गए थे हम सारे। जैसे तैसे थोड़ी देर में पुलिस वगैरह आ गई, वो भाग गए। फिर हम तो आगे नहीं गए, फिर वापस डब्बाड़ी आ गए थे। वहाँ करके चैन की सांस ली। फिर जैसे तैसे करके हम वो कार्यक्रम वहीं डब्बाड़ी से कंप्लीट करके बीकानेर आए। घर की स्थिति ठीक नहीं थी, तो घर वालों को बताना भी उचित नहीं समझा। फिर वो बात तो इधर उधर से कहीं कहीं से आ गई, तो परिवार वालों ने प्रेशर किया कि नहीं, ऐसे काम नहीं करना है अपने को। लेकिन नहीं करना तो काम भी नहीं थे, फीस भी कैसे भरे, स्थितियाँ विकट थी। तो कुल मिलाकर के मैंने 1.5 डेढ़ साल और काम किया। जैसे तैसे मेरे 10वीं की परीक्षा मैंने पास करी। आगे मैंने प्राइवेट फार्म भरा, मैंने आगे प्राइवेट में पढ़ता रहा। और उधर क्या है कि मैंने मेरा छोटा मोटा काम बीकानेर और पंजाब वाला फिर छोड़ा, परिवार की प्रेशर की वजह से। कभी एक्स्ट्रा हमारे को वो तनख्वाह देते थे तब हम जाके आते थे। बाकी हरियाणा का, दिल्ली का और हमारा मेरे बीकानेर का काम चलता रहा। तो ये काम चलते चलते जो वो ऑटोमेटिक आइटम था, वो हमारे बीकानेर के भुजिए की तरफ बड़ा फेमस था। उस टाइम तो हम उस माल को बेचा करते थे। लेकिन उस टाइम से मेरे दिमाग में बैठ गया कि इस काम को किया कैसे जाए। वो बहुत मोनोपोली आइटम था। और आप यकीन मानिए, मैं भाई आज 8-10 क्लास 12 क्लास पढ़ा हुआ तो एक अनपढ़ की तरह ही होता है, एक टेक्निकल इंजीनियर की तरह उस चीज़ को हमने देखा, समझा, परखा। बहुत गोपनीय चीज़ थी। उसके बावजूद भी उस चीज़ को 1995 में इसी जगह पे हमने उसका निर्माण किया और हमने बनाया। क्या था सर वो डायनेमो और बैटरी के बीच में, अब तो अल्टरनेटर आता है। हाँ। डायनेमो और बैटरी के बीच में एक रेगुलेटर लगता था। वो रेगुलेटर लगता था लुक्स कंपनी का। लेकिन बीकानेर वालों ने एक ऑटोमेटिक बनाया
TPE के नाम से, दी प्रिसाइज इलेक्ट्रॉनिक के नाम से। और उस ऑटोमेटिक कटआउट को, रेगुलेटर को हमने फिर 1995 में बना के छोड़ा। हमारी लगन इस प्रकार होती है, जब काम के पीछे लगता हूं मैं तो उस काम को किया। तब वो बड़े बड़े जो उद्योगपति थे वो मेरे पास आए और उन्होंने वो चैलेंज करके गए थे कि आपको मिट्टी में मिला देंगे हम। उद्योगपति वो तो बहुत बड़े थे। हाँ। मैं तो छोटा सा था, मैंने तो छोटे से शुरू किया था। वो कह के गए थे, इसी जगह पे कह के गए थे कि या तो आप हमारे साथ काम कर लो वरना हम आपको ऐसे मिट्टी में मिला देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं तो लगन से लगा रहा और 2000 तक वो उस काम को मैंने लगन से किया और 5 साल तक उनके बराबर में टक्कर में आए और उनका ग्राफ गिरता रहा और मेरा ग्राफ बढ़ता रहा। हालात मार्केट को हमने काबू किया पूरा का पूरा। इस लगन से हम काम करते हैं, इतनी मेहनत से काम करते हैं। और उनकी हालत ये हुई कि उनका सारा खाया पिया निकल गया। उस दौरान वो जब मार्केट के अंदर हंगामा मचा तो लुकस कंपनी ने इस डायनेमिक सिस्टम को पूरा हटा दिया और डायनेमिक जगह अल्टरनेटर लाके खड़ा कर दिया। वो मार्केट ही खत्म हो गया 2000 तक। लेकिन 2000 तक हमने जिन लोगों ने चैलेंज किया था वो सब धराशायी हुए। हमारी मेहनत जीती, हमारी लगन जीती, हमारी लगन जीती। जो आगे थे वो बैक आए और हम आगे निकले। फिर 2004 के बाद स्थितियां, वो काम पूरा का पूरा पिट गया, बड़ी विकट स्थिति हो गई थी। फिर मैंने एक दूध की दुकान खोली, दूध भी बेचा मैंने। मतलब जीवन में इतना उतार चढ़ाव, कभी कुछ बहुत। आप संघर्ष सुनते रहिए। मैंने दूध बेचा, दूध के साथ साथ दूध का तो सुबह और शाम का काम होता था। इसके साथ साथ मैंने सोचा क्या करें अब। तो फिर मैंने क्या किया कि जो ये ठेले वाले बैठे होते हैं, थड़ी वाले, चाय वाले, तो कहीं मैं चाय पी रहा था तो कोई एक लड़का एक थैले में पैकेट लाया और उनको दिया। फिर मैंने देखा यार ये क्या काम है, कुछ पैसे उससे लिए रवाना हो गया। तो मैंने कहा भाई साहब ये क्या है कि ये चाय पत्ती देने के लिए आता है। तो फिर मैंने कैलकुलेशन किया कि यार ये छोटे बजट में अपना अच्छा काम हो सकता है। तो उस दौरान क्या है कि मेरा कुछ दिन परचून का भी काम किया हुआ था, परचून का काम किया हुआ था। तो इसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज था। तो मैंने एक चाय पत्ती उठाई, वो 250 ग्राम के पैकेट बनाए। उस पर क्या है कि खाकी कलर के लिफाफे आते थे, उस पर एक स्टाम्प बनाई, पूरी टी कंपनी के नाम से मैं मोहर लगाई, हमारी लेवल रबड़ से लगाया, उनको पैकेट दिया। देखते उसने चाय बनाई और उसने रिजेक्ट कर दिया कि भैया ये चाय नहीं चलेगी। मैंने कहा यार ऐसा क्या हुआ, क्यों नहीं चलेगी चाय ये? कहा नहीं ये चाय का टेस्ट नहीं है। कहा आपको कैसा चाहिए? कहा मैं कड़क चाय चाहिए। तो फिर मैं दूसरी चाय लेके आया, वो कुछ ज़्यादा कड़क थी। कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा कड़क है। तब मेरे समझ में आ गया कि एक साइड नहीं चलेगा। मतलब ये भी राजनीतिक से जुड़ा हुआ सा क्वेश्चन, आप गौर करिएगा। तब मैंने क्या किया, कुछ हल्की चाय कम कड़क और कुछ ज्यादा कड़क और एक मीडियम कड़क, मीडियम साइज, इन तीनों का बराबर का मिश्रण किया। तीनों का बराबर का मिश्रण किया। बराबर का मिश्रण करके, जैसे मैंने 10-10 किलो के पैकेट ले आया, वो ला करके 1 किलो ही बनाया। 4 पैकेट बनाए, 4 जगह मैं दे के आया। 4 जगह के में 2 जगह मेरा तो उन्होंने कह दिया ओके है, 2 जगह उन्होंने कहा ये थोड़ा सा कड़क ज्यादा है। तो थोड़ा सा कड़क ज्यादा है तो मैंने जो ऊपर वाला जो सैंपल था कड़क वाला, उसको तो थोड़ा कम किया, बीच वाले को थोड़ा कम किया, लास्ट वाले को थोड़ा कम किया, बीच वाले को थोड़ा बढ़ाया, लास्ट वाले को कम किया। तो इससे वो मेरा जो सैंपल था इतना पास हुआ, इतना हिट हुआ कि लोगों को तो तीसरे दिन पेमेंट देते थे रूटीन में। मैं तो पैकेट देता, अगले दिन जैसे आज शाम को मेरा 3 बजे का नंबर है आपको चाय देने का, तो मैंने पैकेट दिया, कल वाला पैसा आज दे देते थे। अब वैसा मिश्रण कोई कर नहीं पाता। तो ऐसे मेरी चाय भी बेची हुई है, मेरा दूध भी बेचा हुआ है। मेरा गांव से 2004 के अंदर मेरी स्थिति थी, जब सीजन का टाइम था गेहूं का, हमारे इधर ट्यूबवेल खूब हो गए थे। मैं गांव के अंदर खाद, जो एक कंपोस्ट एक खाद आती है, बनाते थे हमारे मित्र कोई, उस खाद की गाड़ी भर करके कट्टों में, और
एक एक ट्यूबवेल वाले को 2-2 5-5 कट्टे दे के आता था, वहां से उसके बदले में गेहूं खरीद के लाता था। आप मुझे गेहूं दे दो, वो गेहूं यहां बीकानेर लाके बेचता था। कॉलोनियों के अंदर किसी को 2 बोरी लेना है, किसी को 1 बोरी लेना है, किसी को 3 बोरी लेना है, तो वो भी मैंने किया। मैंने मेरे जीवन में संघर्षशील मेरा जीवन रहा है। मेरा कार्यक्रम मेरा 2004 के बाद बदलना शुरू हुआ। आगे से आगे मेरी मेहनत लगन आगे बढ़ी, फिर मैं आगे बढ़ा और आज इस मुकाम पे हूँ कि भगवान ने मेरे को सब कुछ दे रखा है। आज बीकानेर के अंदर कोई भी आदमी अंगुली करके ये नहीं कह सकता कि ये आदमी बेकार है, नीयत से बेकार है, नाम से बेकार है, या किसी पैसे इसने धोखाधड़ी की है, कोई सामने अंगुली नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता, सबके आगे हाथ जोड़ के निकलता हूँ और सबको ये कहता हूँ कि मेरे से कोई काम है तो बताओ, मेरी गलती है तो मुझे बताओ। और सबके जहाँ पे मेरे से जितना बनता है, देखो संभव नहीं है कि हर जगह आदमी जा करके खड़ा हो, कोई नहीं जा सकता, लेकिन जहाँ तक मुझे जिन लोगों ने मुझे याद किया है उन लोगों के लिए मैं तत्पर तैयार रहा हूँ। और मैं आउटराइट जाके लोगों के काम किया है। मैंने जो मेरे से जो परिचित है ना, वो मेरे को अच्छी तरह से जानते कि ये दृढ़ संकल्प वाला आदमी है, इस काम के लिए अगर हाँ कर लिया तो ये काम करके छोड़ेगा, और मैंने किया है। ऐसा नहीं कि कोई साहब आप कैसे और हम कैसे, ऐसा नहीं होता। सर ये काम है, ये आपको करना है, अरे जायज़ काम, मैं जायज़ काम के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता हूँ, गलत काम करता नहीं, क्योंकि इसलिए मैं जाकर के अड़ के काम करने में सक्षम रहता हूँ। अधिकारी वैसे सम्मान करते हैं, मैं अधिकारी, ये नहीं कि अधिकारी मेरे को दुश्मन है। सबके आगे हाथ जोड़ के, मेरा पहला काम है हाथ जोड़ना। अगला आदमी अड़ता है, फिर अड़ने का काम मैं भी करता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं चुप बैठता हूँ। भाई आदमी अगर काम करता है, उसकी आंख में बट होना चाहिए, काम करने का तरीका होना चाहिए। अगर अगला आदमी सही तरीके से सही काम है, जायज़ काम है, अगर काम में अड़ाता है तो आपको ठोक करके काम करने की हिम्मत भी होनी चाहिए आप में। आपको, अगर आप कार्यकर्ताओं की, आप जनता की पीड़ा नहीं समझोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप आज नरेंद्र भाई मोदी जो आगे क्यों बढ़ रहे हैं, कि उनको छोटी से छोटी, जहाँ नाली से लेकर के, सड़क से लेकर के, पानी की पीने की लेकर के, ऊपर एरोप्लेन और अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, हर चीज का उसको एक एक चीज का पता है। कहाँ चीज क्या करनी है, किस वक्त करनी है, एक एक चीज का पता है। अभी हमारे 17 तारीख को विश्वकर्मा जयंती पे नरेंद्र भाई मोदी ने एक योजना दी है, मूल ओबीसी को योजना दी है। जो हाथ से काम करने वाले लोग थे उनको ये योजना दी है। नरेंद्र भाई मोदी ने यह कहा है कि आप तो काम देने वाले लोग हो, आप कौन सी नौकरी मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो? आप अपना हुनर रखो अपने हाथ में। जैसे लोहार है, सुनार है, सिकलिकर है, कितने प्रकार के लोग हैं, जैसे दर्जी है, नाई है, ये तो इनका काम कौन करेगा? अगर ये काम छोड़ देंगे सारी नौकरी में चले जाएंगे। नौकरी क्या है? नौकरी मैं नहीं करता नौकरी, आज सब कुछ है परमात्मा का दिया हुआ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। कोई अंगुली करके कह दे कि आपने गलत काम किया है, उनकी जूतियों गिर मेरा सिर होगा। गलत काम क्यों करो? आप करो, मेहनत करो, लगन से आगे बढ़ो, काम दो लोगों को। आप, आज मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बीटेक इंजीनियर है। उनके कंपनियों में जब नौकरी आई थी 5 लाख रुपए समथिंग की, तो वो बड़े राजी हुए थे। मैंने कहा क्या कर रहे हो आप नौकरी दो लोगों को। आज बेटे के आगे 20 लोग काम कर रहे हैं, और आप ये मानिए कि 12,000 से लेकर के 80,000 रुपए की नौकरी तक का वो तय कर रहे हैं। तो साहब आपके हाथ में हुनर है, और उस हुनर को पहचाना है नरेंद्र भाई मोदी ने। और पीएम विश्वकर्मा के नाम से जो योजना शुरू की है, ये बड़ी तारीफ काबिल योजना है, और आने वाले समय के अंदर भारत में बड़ा नाम कमाएगी, पूरा विश्व में नाम कमाएगी। भाई उन्होंने ये दिया है कि एक छोटे से छोटा व्यापारी, एक छोटे से छोटा कामगार आदमी है, अपना को हुनर से कोई एक औजार को तैयार करता है, उस औजार को, उसको मार्केट नहीं मिलती, तो उसके लेकर के आप दिल्ली जाइए ना, वहां आपको रहने की, खाने की, पीने की सब व्यवस्था है। 3500 रूम बनेंगे उसमें कंप्लीट, 3500, 3500, और कई एकड़ में वो फैला हुआ है। एयरपोर्ट के नजदीक है, मेट्रो से जुड़ा हुआ है। आपको आने की, जाने की, रहने की, उठने की, बैठने की कोई अव्यवस्था है ही नहीं। एयरपोर्ट के नजदीक है, बाहर से फॉरेनर जितने भी आएंगे वहां अवलोकन करेंगे, देखेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, हिंदुस्तान क्या बना रहा है। तो वहां मार्केट में आपकी चीज दिखेगी तो पूरे हिंदुस्तान में घूमेगी।
तो आपकी चीज़ की वैल्यू हुई। आप वहाँ से कोई चीज़ अगर बाहर का कोई आया हुआ 10 आइटम लेके गया और वहाँ कोई पसंद आया तो वहाँ से दोबारा दूसरी बार आपको ऑर्डर कर सकता है। उसमें लोहार का काम भी है, उसमें सुथार का काम भी है, उसमें सुनार का काम भी है, उसमें माली का काम भी है, उसमें आपका कुम्हार का काम भी है, आज जो माटी से जो काम बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, तो हर प्रकार की एक इंडस्ट्री बहुत बड़ी होगी और उसका प्रचार प्रसार इतना भयंकर रूप से होगा कि आप वो कायाकल्प हो सकती है सबके लिए। अच्छा सर, जैसे कि बड़ी सारी इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी, बचपन से आप बिल्कुल बहुत छोटे उससे निकल के आए, बहुत गरीबी के परिवार से, और आज आपका बहुत बड़ा नाम है बीकानेर में। हम तो लोगों से मिल रहे थे तो लोगों ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जब आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, बहुत छोटी उम्र में थे, संघर्ष कर रहे थे, आगे बढ़ने की ललक थी, तब क्या लगता था कि मैं इतना बड़ा आगे आदमी बन जाऊँगा, इतना कुछ अचीव कर पाऊँगा? उस समय क्या आपकी सोच रही होगी जिस समय आप मेहनत करके आगे? देखिए, कोई भी कितनी भी बड़ी बात कर ले, जब बच्चा होता है तो उसकी सोच उतनी होती है, एक व्यक्ति से मेरी ऊपर होनी चाहिए, और वो सोच मेरे को यहां तक लेके आई है। मैं कभी ये नहीं चाहता कि इसको मैं खत्म करके मेरा ऊपर हो। आपका यहां है तो मेरा इसको नीचे गिराने का कभी नहीं रहता। मैं कहता हूं अगर आपका यहां है तो मेरा झंडा इधर ऊपर है आपसे, आपका मैं झंडा कभी गिराना नहीं चाहता, लेकिन मेरे झंडे के ऊपर से अगर आपका नीचा दिख रहा है तो वो मुझे पता नहीं। मैं तो मेरा झंडा ऊपर करने में लगा हूं। मैं कभी नहीं चाहता किसी भाई का झंडा नीचा हो, कभी नहीं चाहता, लेकिन मेरा झंडा ऊपर रहे। मेरा झंडा ऊपर रहेगा तो वो ललक उस दिन थी मेरे में, और उस ललक के कारण, उस मतलब मेहनत के कारण मैं आज इस जगह खड़ा हूं। बात कर रहे हो आप नाम की, नाम परमात्मा के साथ, मेरा काम मेहनत करना है। नाम वही करता है, वही मिटाता है। अगर कोई व्यक्ति ये सोच लेते कि मेरा नाम बड़ा है तो कुछ नहीं, उस दिन वो जीरो है। नाम जनता करती है, जनता के बीच में अगर हम रहेंगे तो जनता हमें मानेगी, नहीं रहेंगे तो नहीं मानेगी। आज आपकी और मेरी जीवन में पहली मुलाकात है, आज से पहले कभी नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कहीं न कहीं हमने कुछ किया है, तब आप सर्वे के दौरान पहुंचे हो लोगों के बीच में, और लोगों ने मेरा नाम बताया और आप यहाँ तक पहुंचे हो, और आज अपना दोनों आमने सामने बैठे हैं। इसलिए देखिए, जीवन में मैंने आज तक कल क्या हो मुझे पता नहीं, आज तक अब तक जीवन में जो कदम बढ़ा दिए वो परमात्मा ने मुझे बैक कदम रखने के कभी मौका नहीं दिया। आगे से आगे निरंतर बढ़ता गया। एक काम चला, उस काम के चलते दूसरा काम हो गया, अगर ये इतना बढ़ गया कि ये इस काम को मुझे बंद करना पड़ा, फिर अगला काम उससे ज्यादा बड़ा हो गया, चलते काम में। ये नहीं कि ये बंद हुआ, ये स्थिति है, चलते काम में ये काम मेरा बड़ा हो गया, और ये इतना बड़ा हो गया कि इसको मेरे को बंद करना पड़ा। तो निरंतर मेरी जो जीवन की यात्रा है इतनी स्पीड से चलती गई, लेकिन मैं ये नहीं देखता कि रात को 1 बज गए, और ये नहीं देखता कि सुबह की 4 बजे हैं। अगर मेरे को उठना होता है तो मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, रात को नहीं सोना होता है तो मैं रात को 3 बजे तक नहीं सोता। रात को 3 बजे सोने के बाद भी सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, और नहीं काम हो तो मैं रेस्ट मोड में भी रहता हूँ कि देखो ये शरीर है, जीवन चक्कर है, तो इसमें आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, टाइम काम नहीं है तो उस दिन रेस्ट भी करना पड़ता है। तो लगन से हमने काम किया, लगन से करते रहेंगे। तो जिस तरीके से आपने अपने जीवन में लगन से बिल्कुल जीरो से उठ करके शिखर तक आए हैं। मैंने बीकानेर जो पूर्व से मैंने यात्रा नए तरीके से शुरू करी है राजनीतिक में, मेरे लिए, आज तक मैं लोगों के लिए करता था, तो मैं ये मान के चलता हूं मैं कहीं न कहीं बीकानेर पूर्व की जनता को एक अच्छा करके दूंगा। बिल्कुल, ये अच्छा करके दूंगा, ये मेरा वादा है, और इतना अच्छा करके दूंगा कि बीकानेर की जनता है जो जीवन भर भूल नहीं पाएगी, ये भी मेरा वादा है। तो आप किन मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं और किन मूल? बीकानेर में मुद्दे ही मुद्दे हैं। तो किन मूल? बीकानेर एशिया का सबसे बड़ा गांव है। बीकानेर के अंदर आप क्या मानते हो, इन संभागों में सबसे पीछे चल रहा था, आगे जो चल रहा था वो जोधपुर था। जोधपुर मेरे देखते देखते इतना विस्तार कर गया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। इतना बड़ा हो गया, इतना सुंदर हो गया, और इतने ही डिपार्टमेंट वहां आ गए। बिल्कुल।
तो किसी न किसी की तो सोच रही होगी, तभी तो जोधपुर बढ़ा। बीकानेर जो था उसे बैक गया है, पीछे चला गया। पीछे चला गया। बीकानेर में रेलवे वर्कशॉप था, राजस्थान का सबसे बड़ा वर्कशॉप था ये, वो आज की तारीख में बीकानेर में नहीं है, बंद हो गया। शिक्षा विभाग का समझौता था कि बीकानेर में, राजस्थान का शिक्षा विभाग बीकानेर में रहेगा, इसको भी तोड़ तोड़ के ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे कितने डिपार्टमेंट में बता दूं, कितने डिपार्टमेंट बता दूं, दिन प्रतिदिन हर जो सरकार आती है बीकानेर को तोड़ने मरोड़ने में लगी हुई है, और यहाँ के नेता भी नहीं बोल रहे। देखो दुर्भाग्य की तो बात है, यहाँ के नेता भी नहीं बोल रहे। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है, हो सकता है कल किसी की कोई मजबूरी हो, लेकिन उनकी मजबूरी क्या है मुझे पता नहीं है। उसके बाद अभी इसी गवर्नमेंट में देखिए आप, यही तो बीकानेर है। बिल्कुल। हमारे भी यहाँ से मिनिस्टर भी रहे हैं, और हैं आज की तारीख, आज भी है सेंटर में नहीं, आप राज्य सरकार की बात करिए, राज्य सरकार के मंत्री हैं हमारे। लेकिन कोटा के अंदर पिछली इसी गवर्नमेंट के अंदर 4 साल में 5000 करोड़ रुपए के काम हुए हैं कोटा में, कोटा के अंदर। आप कोटा जाके देखिए, शांति धारीवाल ने पूरे कोटा की कायाकल्प कर दी, पूरी कोटा की कायाकल्प कर दी, पूरा कोटा नया बना दिया उसने। वही तो मंत्री तो है, वो कोई आसमान से थोड़ी उतरे, इसी सरकार के हैं, इसी कांग्रेस सरकार के हैं। क्या हमारे मंत्री ऐसे नहीं है? पता नहीं उनकी क्या सोच है। लेकिन सर एक चीज बताइए, बीजेपी सरकार से पहले टर्म में थी और यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं वो भी बीजेपी के थे, तो क्या उन्हें मौका नहीं मिला बीकानेर? बिल्कुल किया है ना। आप देखिए 2003 से 2008 का टर्म था। हमारी जयपुर रोड जो है वो सिंगल रोड हुआ करती थी, उस रोड को 4 लाइन किया। जिस समय बीजेपी की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी थी, इस रोड को 4 लाइन किया। हमारी गंगानगर रोड को 4 लाइन किया, हमारे अरमूल सर्किल से जैसलमेर रोड है उसको 4 लाइन किया, और हमारे जोधपुर रोड को भी 4 लाइन किया। केमल फार्म की रोड थी शिवाड़ी होते हुए, इसको डबल रोड किया बाहर निकालने के लिए। गढ़सीसर से एक बाईपास थी उसको किया, और करीमनगर इंडस्ट्री एरिया से बीच वाले इंडस्ट्री एरिया को जोड़ने के लिए उधर वो रोड थी उसको उन्होंने बड़ा किया। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं कि जो ये बाबूलाल फाटक था, यहाँ ओवरब्रिज बना था, ओवरब्रिज बना था, बड़ी मतलब दिक्कत थी यहाँ। तो ये जब ओवरब्रिज बना था तो इन्होंने एक रोड निकाली थी विकल्प में, जो मंडी से होते हुए रामपुरा होते हुए पीछे जा करके और गजनेर उसमें छतरगढ़ रोड भी मिलती थी, वो डबल रोड बनी थी। पूरा का पूरा ट्रैफिक था बीकानेर का, वहां से आया जाया करता था। आज वो उस रोड का कोई अस्तित्व नहीं है। उस रोड को रामपुरा, भीमनगर, उस उधर का पूरा मुक्ता प्रसाद, पूरा का पूरा एरिया जुड़ता था। मंडी से लेकर के उस मंडी तक का जो पूरा ट्रैफिक था उधर था। आज वो रोड अस्तित्व के अंदर नहीं है, पूरी रोड खत्म हो गई। पैदल आदमी नहीं चल सकता, गाड़ियां नहीं जाती उस रोड पे, पैदल आदमी नहीं चल सकता। इतने गड्ढे पड़े हैं, इतना पानी पड़ा है उधर, और उन लोगों के हालात ऐसे करके छोड़ दिए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उस दौरान आपके जो अनाज मंडी है, अनाज मंडी से अपन रामपुरा की तरफ चलते हैं, जहां रेलवे क्रॉसिंग है, उस रेलवे क्रॉसिंग पे पुल बन रहा है, और इसी गवर्नमेंट के दौरान उसने चालू किया था। आज तक नहीं बना, वो बीच में पड़ा है। उस एरिया के लोग इतने परेशान हैं, रामपुरा, मुक्ता प्रसाद, उस एरिया के इतने लोग परेशान हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। नीचे वो लाइन बंद हो जाती है, ट्रेनें निकलती है मैक्सिमम। पहले भी वो दिक्कत थी, तभी ओवरब्रिज बन रहा था। ओवरब्रिज का काम बंद पड़ा है पिछले 3 साल से। तो सरकार क्यों नहीं करा रही उसको काम शुरू? सरकार की नेताओं की सोच नहीं है। यही काम अगर बीजेपी गवर्नमेंट में होता तो टाइम ही नहीं लगता था। या सरकार ये सोचती है कि हमारा वहां है ही नहीं विधायक, तो हम वहां क्यों कर रहे हैं? देखो बीकानेर में बिजली की कमी है ही नहीं, ये सिर्फ इनका मैनेजमेंट है जो फेल है। बीकानेर में कहां बिजली कम है? राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर बिजली बनती है तो बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में बनती है। आपको पता है कि जितनी भी सोलर से प्रोडक्ट होता है, बिना खर्चे, एक बार खर्चा लगता है, बगैर खर्चे आपका इतना प्रोडक्ट हो रहा है
जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। आज सूरतगढ़ थर्मल पावर के अंदर 1200-1500 मेगावाट बनता है, वहां 6 ट्रेन कोयला जाता है, जहां से खनन होता है वहां पर्यावरण को दूषित करता है, और यहां वो ट्रेन यहां लेकर के आती है तो रास्ते को पूरे को दूषित करता है, ट्रैफिक जाम करता है, और यहां आने के बाद वो कोयला जब पर डे 6 ट्रेन कोयला अगर जलता है तो मतलब आप ये मानो कि 23-24-25 हजार टन पर डे कोयला अगर जलता है और उसका धुआं आसमान में जाता है तो कितना खतरनाक है। उसके बावजूद भी इतना ही है। बाकी आप देखिए हमारे सोलर से कितनी बिजली पैदा होती है। बीकानेर में मैं आपको 10 प्लांट गिना दूंगा जो 300 मेगावाट से लेकर के 600 मेगावाट तक के हैं। 10, इसका मतलब 3 से 4000 6000 मेगावाट तक चली गई, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है। सोलर से बिजली पैदा होती है, और कंपनियां जो 2 रुपये 72 पैसे में पहले बेचती थी, हो सकता है आज उनकी रेट कम हो। ये सरकार जो है उनसे अगर बिजली खरीदती है, भाई हमारी बिजली पंजाब में जाए क्यों जाए, हमारी बिजली गुजरात में जाए क्यों जाए, हमारी बिजली दिल्ली जाए क्यों जाए, पहले बीकानेर को मिले। बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं मिलेगी? यहां पैदा होती है, पहले बीकानेर को मिलेगी। वो भी तो पैसे ही तो दे रही है सरकारें। तो आप 2 रुपये 72 पैसे के अंदर खरीद करके हमें 8 रुपये 9 रुपये 10 रुपये और कल कारखानों को 15 रुपये तक बेच रहे हो, कहां का न्याय है? कौन से फ्यूल का पैसे ले रहे हो? आपने ये कहा था कि 50 यूनिट की जगह हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आपने 100 यूनिट बिजली तो बहुत दूर की बात रही, आपने तो हमारे बिल भी थे वो 3 गुने 4 गुने कर दिए। मतलब 100 यूनिट बिजली फ्री नहीं, अरे तो 4 गुने बिल कर दिए आपने, फ्यूल चार्ज लगा दिया। मेरे को जो जानकारी है, इन्होंने फ्यूल चार्ज किस चीज के लिए लेते थे कि कोई लाइन है और आगे से फाल्ट हो गई, इस लाइन में इस लाइन ये पूरी जुड़ी हुई है, तो इस लाइन को चालू रखना तो वैसे नहीं रख सकते थे, लेकिन वहां एक जनरेटर खड़ा करते थे। ये शुरुआत में बीकेसीएल कंपनी जब आई थी, उसने ये था कि यहां जनरेटर खड़ा करेंगे, इस लाइन को इस जनरेटर से चालू रखेंगे जब तक इस लाइन में काम चलेगा। वो फ्यूल चार्ज होता था, उस एरिया पे जितना बाहर होता था वो जितने दिन का जितना खर्चा हुआ वो उसके साथ फ्यूल चार्ज के रूप में जोड़ के पैसे भेजते थे। आज ये कह रहे हैं कि कोयला घट गया और कोयला बढ़ गया, तो कोयला बढ़ गया उसका पैसा तो आप जोड़ रहे हो कब का? 2 साल 3 साल 4 साल, ऐसे कोई हिसाब होता है क्या? बैंक भी फेल हो जाती है। आप 3-3 4-4 साल के पैसे जोड़ के भेज देते हो, तो आप तो हमारी जेब काट रहे हो, जो भर कहां रहे हो। तो ये जो बिजली के नाम, सिर्फ मैनेजमेंट के पे फेल हुई सरकार है। यही बिजली अपने को 5 रुपए यूनिट मिल सकती है। सरकार का मैनेजमेंट सही हो तो 2 रुपये 72 पैसे खरीद करके 5 रुपए क्यों नहीं दे सकते आप? कहां दिक्कत आ रही है आपको? और आपको दुनिया भर की कंपनियां खुद की है, उनके माध्यम से लगा लो। बीकेसीएल खुद लगा ले अपना प्लांट, अरे नहीं लगाए कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो कंपनियां दूसरी कंपनियां दे देगी 2 रुपये 72 पैसे में। देखिए, पर्यटक तब आएगा तब आने वाले पर्यटक को सुख सुविधा मिलेगी। आप कहीं पे जाओगे आपको अच्छे पहाड़ों के दर्शन होंगे, आपको बर्फ के दर्शन होंगे, आपको बालू मिट्टी के दर्शन होंगे। अलग अलग जगह अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल उसको देखने के लिए आते हैं। हम राजस्थानी है, वो पहाड़ और बर्फ को देखने के लिए जाते हैं, और बर्फ वाले इधर राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर के धोरों की धरती पे आते हैं। लेकिन यहां आने के बाद उनको सुविधा कहां मिल रही है? इसी बीकानेर के अंदर आप घूमोगे फिरोगे, देखो कितना बुरी तरह से कचरे से अटा पड़ा है, जगह जगह नालियां खुली पड़ी है, कोई व्यवस्था नहीं है आपकी। आने वाला पर्यटक जब नाक बंद करके निकलेगा वो दोबारा उस गली से दोबारा नहीं आएगा। आपको लगता है? नहीं आएगा। आज हमारा ऐतिहासिक किला जूनागढ़ है, उसकी कोई ढंग से कोई सार संभाल हो। यहाँ से पर्यटकों को आने और लाने और ले जाने के लिए हमारे जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिर हमारे देशनों का है, स्पेशल कोई उनके लिए सुविधा नहीं है कि एक बस यहाँ से इतना बजे चलेगी वहां से इतना बजे चलेगी, कुछ नहीं है। अपने अपने साधन से आओ और अपने अपने साधन से जाओ। तो आपने पर्यटकों को जोड़ा ही नहीं कहीं। हमारा यहाँ अग्नि नृत्य होता है, उसका भी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आपको इन तारीखों के अंदर या ऐसे ऐसे दिनों के अंदर ये प्रोग्राम होता है। तो आया पर्यटक ये देखा कि भी आज मैं मंगलवार के दिन आया हूं और कार्यक्रम बुधवार को या गुरुवार को होना, तो एक दिन ज्यादा रुकूं मैं ताकि वो अग्नि नृत्य देख के निकलूं। तो ऐसी भी इनकी कोई सुविधा नहीं है, इनकी सोच नहीं है, कहीं पर भी मुझे दिख नहीं रही। हमारा इधर से अपन जाए गजनेर पैलेस है,
अच्छा है हमारी इस इलाके का, तो गजनेर पैलेस के बारे में लोग, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 50% से ज्यादा लोग गजनेर झील और गजनेर के बारे में जानते तक नहीं। गजनेर पैलेस, गजनेर पैलेस, गजनेर जो झील है और गजनेर जो पैलेस बना हुआ है उसको देखने और पर्यटक स्थल है क्या, बीकानेर की 50% जनता जानती नहीं है। बीकानेर की 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर है वो, उसके बावजूद भी नहीं जानती, क्योंकि उसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहे। आप लोगों को थोड़ा लाना और ले जाना सीखिए, कुछ उनको दिखाइए, तब देखने जाएंगे ना। तो वहां तक पहुंचना भी उनके लिए नहीं। हमारे जैसे रामदेवराज मंदिर इसी दौरान इसी कड़ी में जुड़ता है। हमारा देशनोक आ गया, रामदेवरा मंदिर है, कोलाइत जी है, श्री कोलाइत जी है। श्री कोलाइत जी की तपोभूमि बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा पंजाब हरियाणा दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन वही ढाके 3 पार, कुछ नहीं। मतलब कुल मिला के पर्यटक स्थल होते हुए पर्यटकों का आपस में आदान प्रदान और जुड़ाव तब होगा, जुड़ा होगा तभी आदान प्रदान होगा। लोग आएंगे, मैं अच्छी चीज देखूंगा तब जाके आगे जिक्र करूंगा कि और वहां चलिए बहुत अच्छा है, आप चलिए। सुविधाएं नहीं है, सुविधाओं के अभाव में पर्यटक आते नहीं है। ये बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बन सकता है, लोगों को, हजारों लोगों को यहाँ अपना खुद का स्वयं का काम करने के लिए मौका मिल सकता है। तो अब आखिरी हम ये जानना चाहते हैं कि आपका बीकानेर को लेकर क्या विजन है? देखिए, बीकानेर को सबसे पहले सुरक्षित करना, बिल्कुल, और साफ सफाई की व्यवस्था देखना। जब आदमी सबसे पहले उठता है तो अपने शरीर की सफाई करता है, वैसे ही मैं ये चाहता हूँ कि सुबह सुबह का जो बीकानेर, जब आदमी उठे तो उनको बिल्कुल साफ सुथरा और सुंदर दिखना चाहिए। ये टूटी फूटी रोडें हैं, जो खड्डे पड़े हैं, नालियां हैं, इनको सबसे पहले दुरुस्त किया जाए, इसको साफ सफाई के साथ किया जाए। उसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से अपन देखते हैं तो हर स्ट्रीट के अंदर कैमरे लगें, जिससे अपराधियों में एक भय रहे कि अपन अपराध करके इधर से निकल रहे हैं तो अपन कहीं न कहीं किसी न किसी कैमरे में कैद हो रहे हैं। वो अभय कमांड से जुड़े हो और प्रशासन पे पूरी लगाम हो, प्रशासन पे पूरी लगाम, राजनेताओं की पूरी लगाम हो, उनको खींच कर रखें कि भी मेरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अपराध नहीं होना चाहिए। ये गांठ बांध के रखना, मेरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अपराध नहीं होना चाहिए, होगा तो तमाम जवाबदारी उनकी तो है ही, लेकिन विशेष रूप से आपकी जवाबदारी होगी। अगर आप सक्रिय होंगे तो निश्चय अपराध भी कम होगा। आज देखिए, आए दिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो कहीं न कहीं अपनी ही कमी है, उसकी वजह से ये हो रहा है। जब किसी का डर होगा तो काम नहीं करे, वैसा मतलब दुर्व्यवहार या काम नहीं होगा। डर नहीं होगा तो सरेआम लूट खसोट होगी, ये निश्चित है। लगाम होनी जरूरी है, साथ में समाज की भी लगाम होनी बहुत जरूरी है। दूसरा, इसके साथ साथ मैं ये मानता हूं कि भी ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी दिक्कत है। जैसे हमारे मध्य से होते हुए हम उदरामसर से आते हैं तो प्रॉपर टैक्सियाँ चलती है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ बसें उपलब्ध हो। बीचवाल से आपको गंगासिर जाना है या हल्दीराम प्याऊ या पीछे से आपको चुंगी चौकी जाना है, तो एक क्रॉस हो ताकि जिसको जहाँ उतरना है मध्य में उतरे और फिर अपनी अपनी बसें भी इधर उधर से पकड़ के जा सकते हैं। तो प्रॉपर सिटी बस की व्यवस्था हो, जिससे धीरे धीरे बढ़ा करके अपने यहाँ से देशनोक भी किया जा सकता है, यहाँ से कोलाई तक भी किया जा सकता है, यहाँ से पूंदरासर जी हनुमान जी का बड़ा मंदिर है वहाँ तक भी किया जा सकता है। तो यहाँ फिर अपने अग्नि नृत्य के लोक देवता हैं जसनाथ जी महाराज, उनके मंदिर तक का भी लोकार्पण किया जा सकता है, सॉरी वहाँ तक आदान प्रदान किया जा सकता है। और इधर अपने बिश्नोई समाज के लोक देवता हैं जाम्बोजी महाराज मुकाम, वहाँ तक का भी किया जा सकता है। तो अगर आप जाने का साधन होगा तो निश्चित लोग आएंगे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, देवताओं के दर्शन करेंगे और एक ये माहौल बढ़ेगा। तो उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि बीकानेर में अच्छा निर्माण हो, और जो ये अवैध लोग बिना मतलब से कॉलोनियाँ काट रहे हैं तो या तो उनको परमिशन दें, आप परमिशन दें ताकि परमिशन शुदा वो कॉलोनी काटे तो उसमें नाली की, पानी की, सड़क की व्यवस्थाएं हो। वो कॉलोनियाँ तो काट ही रहे हैं, फिर आप उस पर अड़ंगा डाल रहे हो,
कमज़ोर गरीब आदमी वहाँ जाकर के पट्टा ले लेता है, प्लाट ले लेता है, वो रजिस्ट्री के ऊपर ले लेता है, वो फिर बेचने वाला अपने आप में सही करके बेचता है और खरीदने वाला सही करके खरीदता है, फिर लेने और देने के बाद उसको लगाया कि मैं कहीं न ठगा गया, फिर प्रशासन आकर के उनको तोड़ फोड़ की स्थिति में आता है। तो ऐसा क्यों? या तो उनको शुरुआत में आप बसने मत दो। बिल्कुल। बसने क्यों देते हो? क्या प्रशासन के ध्यान में नहीं रहती ये चीजें? सब रहता है भाई। उस साइड का आपका जेईएन क्या करता है, आपका पटवारी क्या कर रहा है, आपका एएन क्या कर रहा है, वो रिपोर्ट नहीं करता। पूरे गांव के गांव बस जाते हैं, उसके बाद उनको तोड़ते फोड़ते हो, कहां का न्याय है? या तो उनको बसने मत दो, यदि बस गए तो उनको पट्टा जारी करो आप। बिल्कुल सही बात। यदि बस गए, बसा दिया किसी ने, तो उनका पट्टा जारी करो। उनको बर्बाद क्यों कर रहे हो? और जब पट्टा जारी कर रहे हो, पट्टे का शुल्क ले रहे हो, तो वहां नाली की व्यवस्था दो, पानी पीने की व्यवस्था दो, सीवरेज की व्यवस्था दो, लाइट की व्यवस्था दो और आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था दो। ये सरकारी जवाबदारी है। और सरकार जब जवाबदार होगी तब यहां का नेता आवाज उठाएगा। जो पहले तो आप अपराध करने के लिए छूट दे देते हो और फिर उसको पकड़ते हो, कहां का न्याय है? अपराध करने क्यों दे रहे हो आप? अपराध वो कोई 1 मिनट में थोड़ी कर रहा है। कोई कॉलोनी डेवलप होती है तो आप ये नहीं मानते कि उसमें समय लगता है? तो क्या इनके जेईएन, एएन, पटवारी, एक्शन जो भी है, उनको कभी इतना मौका, टाइम नहीं मिलता? ऐसे मत करिए, आप तरीके से आइए, तो जब हमारे को मौका मिलेगा तो हम ऐसा इन चीजों पे प्रतिबंध लगाएंगे। या तो करने नहीं देंगे, और यदि करेंगे तो विधिवत तरीके से करेंगे सर, ताकि आम आदमी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, ये बंद होगा। उसके साथ साथ आप हेल्थ के बारे में ले लीजिए। यहां से सुबह सुबह देखते दुनिया भर का जगह जगह कचरे के ढेर पड़े, तो स्वास्थ्य आपका स्वस्थ कैसे रहेगा? आप घूमोगे फिरोगे कहां? फिरने की जगह नहीं रहेगी। आप रोड बना रहे हो, रोड आप बना रहे हो, बरसात का पानी होगा साइड में जाएगा, घर के आगे किसी पे घर पे पानी रुकेगा तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति वहां से 2 ट्रॉली मिट्टी उठाएगा, अपने घर के आगे ऊपर कर देगा, फिर वो पानी रोड पर पानी आते, फिर रोड टूटेगी। तो जब रोड बना रहे हो, इंजीनियर आपको बनाया है, आप काम को तय कर रहे हो, तो रोड का लेवल लेकर के बढ़िया रोड बना दो, साइड में नाला बना दो, पानी का पूरा पूरा नाले में चले जाएगा, घर वाले को ऑब्जेक्शन नहीं होगा और बरसों तक रोड चलेगी। अगर जब आप रोड बना रहे हो तो उससे पहले आप देख लीजिएगा ना कि पीएचडी डिपार्टमेंट को कह दो आपको कहीं पाइपलाइन डालनी है क्या, तो वो पहले ही डलवा दो। घर वालों को कह दो कनेक्शन किसी को लेने तो ले लो, आप सीवरेज डालनी तो डाल दो। बिजली वाले को फोन करके ऐसी एक्शन को किसी को कह दो कि इस साइड में कोई अंडरग्राउंड लाइन डालनी है क्या, तो उसके बारे में भी आप जिक्र कर लो। तो आप बरसों तक जो रोड फूटी हुई रहती है, उस रोड के बारे में आप चर्चा नहीं करते। वहां कोई पाइपलाइन नहीं डलता, ना सीवरेज लाइन डलती है, ना कुछ और डलता है। जैसे ही मर पड़ करके वो रोड जब बना देते हैं, उसके 10 दिन बाद ही जेसीबी ला करके उसको तोड़ देते हैं। क्या कर रहे हो भैया? कि पाइपलाइन डाल रहे हैं। अगले दिन कहते बिजली की लाइन डाल रहे हैं, वो 15-20 दिन 25 दिन तोड़ के खत्म। क्या तरीका है ये? तो यदि हमें मौका मिलता है तो विधिवत तरीके से पहले पाइपलाइन, फिर सीवरेज लाइन, फिर बिजली की लाइन जो भी डालनी है, सभी डिपार्टमेंट की एनओसी पूरी होने के बाद रोड बनेगी वहां, ताकि दोबारा तोड़ने का मौका नहीं मिले, ना घरवाले को बार बार मिट्टी ला करके उसको ऊपर कराने का मौका नहीं। मैं आपको बीकानेर में इतनी रोड इतनी बता दूंगा कि डबल रोड बनी हुई है और काम मौके पर वो 15 फुट ही नहीं करती, क्योंकि घरवाला मिट्टी क्यों, पानी की वजह से बेचारा मिट्टी तो डालेगा, घरवाले का कोई है नहीं। जैसे वो मिट्टी डालेगा, वो मिट्टी धीरे धीरे करके वो रोड पे आ जाएगी, इधर वाले इधर आ जाएगी, इधर वाले इधर आ जाएगी, बीच में रोड का वो इतना ही लीरा बचेगा। इधर उधर की दब गई तो अब देखिए, मौका मिलता है तो कोई भी काम विधिवत तरीके से करेंगे, ये निश्चित है। अब जहां से ये पानी जाता है सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांटों में, वहां जाकर के हर आदमी व्यक्ति वहां सब्जियां उगा रहा है, उस पानी से सब्जियां जो उगाई जा रही है वो बीकानेर का शहर खा रहा है। आज किसी को पता नहीं है। समय समय पर कई बार हमने कलेक्टर साहब को लिखित में दिया है और उस सब्जियों को नष्ट करवाया है, लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट बन गया, उसकी पूरी पानी की गुणवत्ता जाने बगैर वो खेती के लिए देते हैं आगे, उस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। जब वो उस पानी की गुणवत्ता सही नहीं है, वो पानी अगर आप छोड़ रहे हो, केमिकल से भरा हुआ पानी है, तो फिर स्थिति क्या होगी? वो सब्जी गलत होगी, केमिकल युक्त होगी। आप अगर उसमें गेहूं बीजते हो तो वो गलत, मतलब केमिकल युक्त होगा,
वो बाजार में आएगा और हम लोग खाएंगे और फिर बीमार होंगे। तो वो भी ऐसी स्थिति नहीं हो। उस ट्रीटमेंट प्लांट में जितना भी पानी निकलता है, रोडों के आसपास आप ग्रीनरी करिए, जिससे आपको शुद्ध वातावरण मिलेगा। पेड़ों के अलावा उस पानी को यूज ही मत करिए। गंदा पानी है, अगर ट्रीट करके भेज दिया, प्रॉपर वो पीने युक्त पानी नहीं है, तो उसको आप पूरे के पूरे पेड़ों के लिए पानी बनाइए। जितने भी हाईवे चल रहे हैं उनके साथ साथ बड़ी पाइपलाइनें दीजिए और ग्रीनरी के लिए पानी दीजिए, ताकि वहां ग्रीनरी होगी। कहां दिक्कत आ रही है? सरकार का विजन होना चाहिए। सरकार चाहे तो ऐसा हो नहीं सकता क्या? हो सकता है, लेकिन सरकार को भी जाकर के ध्यान के आकर्षित करने वाला कोई है ही नहीं। किसकी बात करें? अगर हमें मौका मिलता है तो हम इस विषय पे भी काम करेंगे। हम बिजली पे करेंगे, हम पानी पे करेंगे, हम सीवरेज पे करेंगे काम, और हम ग्रीनरी पर करेंगे, जो बीकानेर को शुद्ध हवा मिल सके। और रही बात अपने बीकानेर के स्वास्थ्य की, तो हमारे बीकानेर में पीबीएम हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल है, जो महाराजा गंगा सिंह जी ने बनाई थी, प्रिंस विजय मेमोरियल के नाम से, विजय सिंह मेमोरियल के नाम से। तो उनका पूरा ध्यान रखेंगे, और उसमें इतनी अव्यवस्थाएं हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इस साइड का, हमारा नॉर्थ का, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर तक के, इधर अपने चूरू और हरियाणा के और पंजाब के लोग भी इधर आते हैं। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन अंदर आने के बाद पेशेंट को ऐसे घुमाया जाता है, ऐसे घुमाया जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको एक्सरे कराना है तो कहीं जाना पड़ेगा, सीटी स्कैन करानी है तो कहीं जाना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट कराना है तो कहीं जाना पड़ेगा। मतलब वो दिन भर एक जगह कहीं केंद्रित नहीं है। तो कम से कम पेशेंट अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, वहां से वहां तक लाना भी बहुत दुर्लभ है। अगर एक जगह आ जाता है तो कम से कम वो चीज तो एक जगह करिए। आपको हार्ट की जांच करानी तो कहीं जाना पड़ेगा, अगर आपको हार्ट की जांच करानी है तो कहीं जाना पड़ेगा। तो आप छोटी छोटी जांचों के लिए 10 जगह जाना पड़ेगा। मेरा निवेदन ये रहेगा कि वहां हो, अरे मुझे मौका मिलता है तो मैं सब एक जगह कराने का प्रयास करूंगा। इसमें शिक्षा को लेकर जितना मेरे से बढ़ावा होगा, क्योंकि देखो मैं शिक्षा से खुद प्रभावित रहा हूं, मुझे पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं मिली, तो मेरी इस बात के लिए पीड़ा भी है कि कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, जैसे मैं रहा था। मेरा प्रयास रहता है। हमने एक हमारी वही पर्सनल बात में बीच में बता देता हूँ, अल्फा मेंटोर के नाम से हमने जयनारायण व्यास कॉलोनी 4 नंबर सेक्टर में आदर्श विद्या मंदिर में खोल रखा है। उसमें भी हमारी पहली शर्त मेरी ये थी कि मैं शिक्षा से वंचित रहा हुआ हूं, मैंने मेरे बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रहने दिया, और आज वो अच्छी पोजीशन पे है। लेकिन उनको मैंने ये कह रखा है कि कोई भी मध्य या गरीब परिवार का बच्चा हो जिसको शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कत हो, उसकी जी जान से मदद करो। अब शहीद सैनिकों के बच्चे हैं वो हम फ्री पढ़ा रहे हैं, पुलिस के बच्चे हैं वो फ्री पढ़ा रहे हैं। शहीदों की, पुलिस की, शहीदों के। तो ये जो चीजें हैं ना, वो सारी की सारी एक से एक करके हमारे है, मतलब शिक्षा के ऊपर भी है। लेकिन अब जैसे मौका मिलता है, ये तो एक छोटे लेवल की, व्यक्तिगत लेवल की बात होगी जितनी हम मदद कर रहे हैं। अब हर आदमी ये कह देता है नहीं जानता वो आप क्या कर रहे हो, तो समय समय पर हम कर रहे हैं, तभी आगे बढ़ रहे हैं, तभी लोग हमें जान रहे हैं। कोरोना काल में भी हमने काम किया, लेकिन काम करके ये नहीं था कि हमने काम किया और लोगों के बीच में उनके मजबूरी की फोटो निकाल करके हमने मार्केट में की। नहीं, आज तक मेरा काम किया हुआ है, और जी न्यूज़ का कार्यक्रम था उसमें मेरे को प्राइज भी मिला हुआ है। और बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं उन्होंने मेरे को प्राइज देने के लिए मंच पर बुलाया, लेकिन मैं कहीं नहीं गया। मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ कोई पहाड़ नहीं तोड़ा, मैंने मेरे भाइयों की मदद की थी, और उसके लिए मुझे सम्मान नहीं तोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत सी संस्थाओं के मेरे पास सम्मान पत्र पड़े हैं कोरोना के दौरान, लेकिन मैंने कहीं पर भी आगे ले जाकर उजागर नहीं किया कि देखो मैंने काम किया था, मैंने किटें बांटी थी, मैंने ये किया था, इसलिए मुझे इन्होंने संस्थाओं में सम्मानित किया है। नहीं, किसके लिए किया था? उस टाइम मेरे भाई बंधु जितने भी थे वो मजबूरी में थे, देश और दुनिया पूरी मजबूरी में थी। उनके लिए वो कोई मैंने क्या किया था? कुछ नहीं किया था। मैं तो ये मानता हूं मैंने कुछ नहीं किया, अरे मेरा फर्ज था, मेरा धर्म था, वो मैंने कर दिया। तो क्या उसकी मैं फोटो निकाल के रखूं?
तो कोरोना भी हमने काम किया है, लेकिन अब वही है मार्केट में। अभी आपने कहा था कि आपके होल्डिंग और पोस्टर बहुत लगे हैं, यदि कोरोना की फोटो के मैं पोस्टर होल्डिंग लगाता तो लोग जानते कि भाई दिलीपपुरी ने काम किया है, लेकिन मुझे तो वो फोटो होल्डिंग पोस्टर नहीं चाहिए। मुझे अगर सेवा करता हूं तो सेवा करके भूल जाता हूं। परमात्मा देखता है या जिस जीव के लिए मैंने काम किया है वो देखता है, अपना बोलेगा एक दिन। और वो बोल रहा है, देखो बिल्कुल आज मैंने आज तक चलो पार्टी के लिए काम किया और मैंने मेरा मन बना हुए मेरे 7-8-9 महीने तो हुए हैं, आज मार्केट मेरा बोल रहा है ना, मैंने कहीं न कहीं कुछ न कुछ किया है तभी तो बोल रहे हैं, वरना लोग बरसों से लगे हुए हैं, उनका कहीं नंबर ही नहीं है। तो मैं तो अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूं कि जनता मेरे साथ है। और आज इस प्लेटफॉर्म पर अगर मेरा नाम पहुंचा नहीं हो रहे तो बीकानेर की भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मेरी बीकानेर की जनता भी है। तो मेरा मजाक एक जवाब हुआ करता था कि देश का प्रधानमंत्री अगर मुझे बना दिया जाए तो देश में करेंसी खत्म कर दूंगा मैं। करेंसी, लड़ाई पैसे की है, ये चीज तो है। देश में काम करिए, जो जिसकी जितनी दिमाग है, जितनी ताकत है, जितनी श्रद्धा है, उस लेवल पे उसका स्टार लगता रहेगा और उसकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी। आप सम्मान कपड़ा पहनोगे, सम्मान गाड़ी में जाओगे, सब सम्मान चीज करोगे, तो आपको जो ये फालतू की जो ये लालसा है सब खत्म हो जाएगी आपकी। लेकिन ये तो बिल्कुल नया सा कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट है ये। जब भी मैं कह रहा हूं ना, ये बहुत बड़ा सवाल है। कि मैं बच्चा था तब ऐसी बातें दिमाग में थी, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गंभीर बात है। लेकिन ये समय आएगा तो देखेंगे क्या करना है, अभी तक तो बहुत ये दूर की बातें हैं। तो मैं बस एक आखिरी सवाल पे और कंक्लूड करना चाहूँगा, क्योंकि आपने बचपन में बहुत सारी चीज़ों को देखा है और हमारी भी अभी हम इस्टेब्लिश करने की एज में चल रहे हैं और हमारा जो फ्रेंड ग्रुप है वो भी है। तो मैं आजकल एक चीज़ महसूस करता हूँ, जो आज का युवा है वो बहुत जल्दी हताश, उदास, परेशान हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों पे। कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, कोई कहीं करियर बनाना चाहता है, तो उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि नहीं भाई देखो, मेहनत करने से चीज़ें मिलेंगी लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखो, तो उनके लिए क्या एक आप मैसेज देना चाहेंगे? देखो, जो युवा है मैं उनको एक ही संदेश देना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि पढ़ लिख करके सब कुछ कर सकता है और बगैर पढ़े कुछ नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूं कि पढ़ो लिखो, आप बड़े विद्वान बनो। पढ़े लिखे के हमेशा 4 आंखें होती है, 2 आगे होती है, 2 पीछे होती है। ये हमारे बुजुर्ग कहते थे कि पढ़े लिखे के 4 आंख होती है, वाकई में होती है कि उसको 4 आंख का मतलब उसको ज्ञान होता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि 99 अंक प्राप्त करके बच्चा फेल होता है और 100 अंक वाला या 99.1% वाला अगर पास होता है। आप अपने आप को फेल घोषित मत करिएगा। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर मैं अच्छी मेरी गांव में पढ़ाई लिखाई होती, अगर मैं नौकरी लगता तो ज्यादा से ज्यादा क्या लगता, मैं बाबू लग सकता था, मास्टर लग सकता था, कहीं हवलदार लग सकता था, ज्यादा से ज्यादा ASI लगता था। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं लगता था। गांव से निकलकर मेरी पढ़ाई लिखाई इस लेवल पे हुई थी। मैं कोई IAS की फाइट करना, ये मेरे बस की बात नहीं थी। आज मैं पढ़ा नहीं, मेरी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई, लेकिन मेरी लगन और मेहनत लगातार थी, उसको मैंने कहीं कम होने नहीं दिया। और लगन और मेहनत के कारण मैं इस स्टेज पे हूं कि बड़े से बड़े लोग मेरे बराबर बैठते हैं, हो सकता है मेरे सामने बैठते हैं। तो आप इससे भी मानिए कि आप कहीं पढ़ाई या नौकरी आपको नए मिलने से निराशा ना जाहिर करें। आप मेहनत करिएगा। पहली बात तो आप मेहनत लगन से पढ़ोगे तो आज आपके पास जो पढ़ाई के साधन है उसमें कहीं आप पीछे रहोगे नहीं। आप सोचो ही मत कि हम पीछे रहेंगे, आप आगे बढ़ोगे निश्चित। अगर कहीं रह भी गए तो परमात्मा की मंजूरी मानते हुए आप ये मानिए कि अपने को जो अपने से आगे जो नौकरी लगी है उससे बड़ा बन के दिखाना है। आप नौकरी पाने वाले मत बनिए, आप नौकरी देने वाले बनिए। सब पा नहीं सकते, सब दे सकते हो। तो आप लगन और मेहनत से बढ़िए। देखो, मैं तो ये कहता हूं कि जितनी मैंने लगन और मेहनत करी ना, उससे ज्यादा मेरे को बेनिफिट मिला। लेकिन आपका जो ताकत है वो सही दिशा में होनी चाहिए।
ये नहीं कि चलते चलते आप ट्रैक उतर के कहीं गलत रास्ते पे चले गए। आप सही दिशा में चलिए और मेहनत करिए, मंजिल निश्चित मिलेगी आपको। तो नमस्कार, धन्यवाद सर का धन्यवाद। और हमारे साथ थे आज दिलीप पुरी सर, जो कि बीकानेर, राजस्थान में बीकानेर पूर्व से विधायकी की तैयारी कर रहे हैं। और सर आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद।